राहुल गांधी को लेकर के सरकार के अंदर कितना खौफ है, इस बात को जरा गहराई से समझिए। सरकार के मंत्री किरण रिजिजू, जहां एक तरफ 9 मार्च को वोटिंग होने वाली है ओम बिरला को लेकर के, स्पीकर को लेकर के कि स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उससे पहले सरकार के मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और ये मैं दिया है शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की, मंत्रियों की जब मर्जी होती है तब उनसे कोई जाकर के बात कर सकता है, वरना उनकी मर्जी के बगैर कोई उनसे बात नहीं कर सकता है। और उस इंटरव्यू के अंदर वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये भी वो वही तय करते हैं। अब देखिए किरण रिजिजू की तरफ से क्या कहा गया है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश में सबसे खतरनाक आदमी है। सबसे खतरनाक आदमी राहुल गांधी को बताया है। अब उनका वो इंटरव्यू और उसमें 5 बड़े आरोप वो लगा रहे हैं, वो तो मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। लेकिन उन्होंने जो गंभीर बात कही है उसको मैं 2 लाइन में अगर आपके सामने रखूं तो वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सबसे खतरनाक आदमी बताया है राहुल गांधी को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री रिजिजू ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि वो भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वो विदेश में और देश में नक्सलवादियों और उग्रवादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। इस बयान में आपको कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अटपटा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जबरदस्ती बोला गया है ताकि उसके ऊपर बहस हो। देखिए इस बयान को एक बार फिर से आप यहां देखिए। इस बयान में वो क्या कह रहे हैं, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए, पहला। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि विदेश में और देश में नक्सलियों से, उग्रवादियों से और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति के साथ में राहुल गांधी के संबंध है। ऐसा आदमी जो सबसे खतरनाक है, ऐसा आदमी जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है, ऐसा आदमी जो देश के दुश्मनों के साथ में संबंध रख रहा है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज सोरोस का कोई टॉपिक नया नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी शराब को नई बोतल में डाल करके बेचने की तरीके से आप ये कहिए कि कोशिश हो रही है। लेकिन इस पर कुछ सवाल है। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है तो सरकार बहादुर क्या कर रही है? सरकार सो क्यों रही है? सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती है? दूसरा सवाल, क्या उनके पास में यानी सरकार के पास में उन्हें यानी राहुल गांधी को खतरनाक साबित करने के लिए उनके पास में सबूत है? अगर राहुल गांधी को खतरनाक साबित करने के लिए सबूत है तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर सबूत नहीं है तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नेता प्रतिपक्ष के बारे में ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? और 5वां सवाल, क्या सरकार राहुल गांधी से डरती है इसीलिए वह केवल बयानबाजी कर रही है? देखिए भाई, मुझे नहीं लगता है कि ये 5 सवाल से अलग कहीं पर कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो किरण रिजिजू से ना पूछा जाए। उनसे सीधा सवाल पूछा यह जाना चाहिए कि भाई आपके पास में कोई सबूत है? आप राहुल गांधी को खतरनाक बता रहे हैं, ऐसे तो कल को आप अपने पड़ोसी को खतरनाक बता दें। किसी को भी खतरनाक बताया जा सकता है कि वो फला आदमी, फला नेता बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको साबित करने के लिए क्या आपके पास में सबूत है? दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में सबूत भी है और वो आदमी खतरनाक भी है, फिर वो आदमी खुला क्यों घूम रहा है? वो आदमी जेल में क्यों नहीं है? और या फिर ऐसा है कि ना तो वो खतरनाक है, ना उसके खिलाफ आपके पास सबूत है, ना उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, बस केवल और केवल और केवल खाली गाल बजाए जा रहे हैं। और खाली गाल बजा करके सरकार खाली और खोखली बयानबाजी कर रही है। तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है कि उसके पास में 12 साल के मजबूत सरकार होने के बाद में 12 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद उनके सामने है और आप नेता प्रतिपक्ष को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में मनगढ़ंत चीजें आपने राहुल गांधी को लेकर के फैला दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यही किरण रिजिजू थे जो संसद के अंदर खड़े होकर के कह रहे थे कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन ये वहां पर बचा लिए गए। किरण रिजिजू को लेकर के कहा जाता है कि सरकार के पास में
संसदीय कार्य मंत्री वो बहुत हल्के हैं, उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्होंने वो उल्टा सरकार को फंसवा देते हैं। और फिर उसके बाद में कहा कि हम प्रिविलेज नोटिस लेकर के आएंगे, प्रस्ताव लेकर के आएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। फिर कहा कि नहीं साहब, हम प्रस्ताव नहीं लेकर के आएंगे क्योंकि हमारे एक सांसद ने जो प्रस्ताव पेश कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि जो आपके सांसद ने, निशिकांत दुबे ने जो प्रस्ताव पेश किया, सब्सटेंटिव मोशन जो उन्होंने पेश किया, तो इसका मतलब यही है कि वो सब्सटेंटिव मोशन वो सरकार ने कहा है, वो उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, सरकार ने कहा है। और सरकार के कहने पर वो राहुल गांधी को खतरनाक जॉर्ज सोरोस के बारे में बोल रहे हैं। यानी आप जो बात यहां इंटरव्यू में बोल रहे हैं, यही बात तो संसद में निशिकांत दुबे बोल रहे थे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक। देखिए, राहुल गांधी हो या कोई और दूसरा नेता हो, देश में एक आम धारणा यह है कि ये नेता आपस में सिर्फ दिखाने के लिए लड़ते हैं, बाकी ये एक दूसरे के घर भी जाते हैं, खूब एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में भी जाते हैं। लेकिन मोदी और राहुल गांधी में बिल्कुल ये मामला कहीं पर फिट नहीं बैठता है। कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ बैठने उठने में या भाजपा के नेताओं के साथ बैठने उठने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इंतजार में रहते हैं कि कब उधर से बुलावा आए और कब हम जाकर के रसगुल्ले खा करके आए। लेकिन राहुल गांधी थोड़े से इस मामले के अंदर बहुत टेढ़े हैं, और वो टेढ़े इस सेंस में है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी कोई तस्वीर आपको अकेले बैठे हुए दिखाई देगी नहीं। कभी कोई ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती है जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों बहुत करीब करीब आ गए हो। हाथ पकड़ करके चलना तो बहुत दूर की बात है। जब राहुल गांधी दिखाई देते हैं तो नरेंद्र मोदी गायब, और जहां नरेंद्र मोदी होते हैं वहां पर राहुल गांधी पहुंच नहीं पाते हैं। एक तस्वीर ले दे करके सामने आई थी जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर झप्पी देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर मोदी जी खड़े नहीं हो पाए थे। बाकी इन दोनों की आप कहिए कि करीब करीब 25 साल की राजनीति नरेंद्र मोदी की हो चुकी है कुर्सी के ऊपर की, और उससे पहले की राजनीति भी। और राहुल गांधी वो भी 26 साल से सांसद हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ में कोई तस्वीर नहीं है। एक दो तस्वीरें हैं जहां पर अभी संसद में वो ओम बिरला के कक्ष में बैठे हुए थे, एक दो तस्वीरें वहां की है। वहां पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए, नरेंद्र मोदी बहुत खामोश से बैठे हुए थे। लेकिन सवाल ये मुस्कुराहट का और सवाल राहुल गांधी और हाथ मिलाने का नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या इस देश के नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ आदमी क्या वो गद्दार है? क्या इस देश के नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ आदमी वो धोखेबाज है? वो भारत को बेचना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है, भारत में आग लगवाना चाहता है, या फिर उसके ऊपर इस तरीके के गंदे घिनौने आरोप लगा करके सत्ताधारी पार्टी वो अपनी राजनीति बचाना चाहती है कि राहुल गांधी को डेंट करते रहो, राहुल गांधी को गाली देते रहो और तुम्हारी रोटियां सिकती रहेंगी। देखिए, राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, और लोग समझते भी हैं कि भाई ठीक है, ये बयानबाजी करने भर के लिए है, ये मामला सीरियस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, हजारों करोड़ रुपए।
कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, और वो हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी पप्पू है या नहीं है तब नजर आया जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, जब लोगों के बीच में से गए, लोगों के बीच में जा करके उन्होंने अपनी बात कही, तब जाकर के अब नरेंद्र मोदी ने पप्पू शब्द जो छोड़ दिया है। लेकिन अब जो है एक नया मसाला तैयार किया जा रहा है, एक नया आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी वो खतरनाक आदमी है। यानी एक तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की बात अगर किसी को समझ में आने भी लग जाए, कोई राहुल गांधी के प्रति उनके अट्रैक्शन होने भी लग जाए, राहुल गांधी के प्रति उनका झुकाव होने भी लग जाए, तो उनके दिमाग में ये भर दो कि भाई ये आदमी खतरनाक है, ये आदमी अगर कल को कुर्सी पर आ गया तो देश को तोड़ देगा, बेच देगा, ये आदमी नक्सलवादी है, ये आदमी उग्रवादी है। इस तरीके का नैरेटिव भरा जा रहा है। आप सोचिए जरा, इस तरीके का नैरेटिव क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी के खिलाफ भरा? थे बीजेपी के अंदर छुटभइये नेता जो सोनिया गांधी को गाली देते थे, विदेशी होने पर सवाल खड़े करते थे, बहुत सारी बातें कहते थे, लेकिन क्या कभी सीरियसली अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा कि सोनिया गांधी वो उग्रवादी है, या सोनिया गांधी वो देश की दुश्मन है? या फिर आप चलिए और पीछे चले जाइए, क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने या और किसी दूसरे नेता ने इंदिरा गांधी को लेकर के ऐसा कहा, राजीव गांधी को लेकर के ऐसा कहा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसा कहा? किसी ने कहा क्या? कोई ऐसा संदर्भ नहीं दिखाई देता है। उल्टा यह था कि राजीव गांधी आज जिनको एक खतरनाक बता रहे हैं, किरण रिजिजू, राजीव गांधी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज करवाने के लिए अमेरिका भेजते हैं, अमेरिका अपनी सरकार का हिस्सा बना करके भेजते हैं। पाकिस्तान हैरान था वहां पर, और ये बात सालों साल बाद में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई। तो राजनीति इतनी जहरीली, इतनी नफरती हो गई है कि आज के वक्त में कोई युवा, उससे आप अगर राजनीति की बात करें तो वो राजनीति की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने राजनीति को इतना अछूत, इतना गंदा, इतना जहरीला बना दिया है कि कोई राजनीति पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति में उतरना और राजनीति करना और राजनीति करके, साफ राजनीति करके देश को आगे बढ़ाना, ये तो बहुत दूर की बातें हो जाएगी। कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है राजनीति के बारे में। ये सच्चाई है देश की। कभी इस तरीके का माहौल नहीं रहा कि नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रधानमंत्री वो एक दूसरे को फूटी आंख देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। राजनीति होती थी, खूब बयानबाजी होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उनके सामने कोई नहीं था, जब अटल बिहारी वाजपेयी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई ये लड़का शानदार तरीके से, धारदार तरीके से बोलता है और ये लड़का आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बताइए आप, कोई भी नहीं था जब जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले में। कहीं कोई टीवी नहीं, कहीं कोई अखबार नहीं, कहीं कोई पीआर एजेंसी नहीं, कहीं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, कहीं कोई रील बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं। आज के वक्त में तो फला फला रील बना दी जाती है, 56 इंच की छाती, ये वो, कुछ नहीं था जिस वक्त में। उस वक्त में जो है वो किताबों में लिखा हुआ है, ये सच है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को माना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद एक वक्त में जो है वो इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, जब उन्होंने बांग्लादेश के आजादी करवाई, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज आप देखिए राजनीति कितनी जहरीली होगी। खतरनाक बताया जा रहा है, खतरनाक, देश का दुश्मन तक करार दिया जा रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही है। वरना इसका और क्या मतलब है कि आप ये कहते हैं कि साहब वो आदमी नक्सलवाद और जॉर्ज सोरोस के साथ में, उग्रवादियों के साथ में संबंध रखता है। इसका और क्या मतलब है? देश का दुश्मन है, वो तोड़ना चाहता है देश को। इस तरीके की राजनीति, इस तरीके के आरोप क्या आपने राहुल गांधी के अलावा किसी और के साथ में देखे हैं? क्या बीजेपी के लोग कांग्रेस में किसी और दूसरे नेता को इस तरह से बता पाते हैं? क्या कभी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी ऐसे आरोप लगा पाते हैं? राहुल गांधी से ही आखिरकार दिक्कत क्या है? या राहुल गांधी वो वैचारिक लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई फला नेता टूट करके जा रहा है तो जाने दो। राहुल गांधी तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि मेरी टीम नरेंद्र मोदी तैयार करवा रहे हैं, कि जो जो लोग यहां पर हैं उनको नरेंद्र मोदी जो डराते धमकाते हैं, और मैं कहता हूं कि जाओ अपने महल बचाओ, अपनी कुर्सी बचाओ और जाओ, वो चले जाते हैं। और बहुत सारे नेता जो राहुल गांधी के साथ के थे सब चले गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि
किरण रिजिजू यहां पर जो बातें कह रहे हैं वही सारी बातें अंदर निशिकांत दुबे कह रहे थे। इसका मतलब प्रियंका गांधी ने जो बात कही थी वही सही है। प्रियंका गांधी यही बात कह रही थी कि सरकार चाहती है और सरकार जब चाहती है तब निशिकांत दुबे को बोलने का मौका भी मिल जाता है, उनको स्पीकर की तरफ से इजाजत भी मिल जाती है, कैमरे भी उन पर रहते हैं, उनका माइक भी बंद नहीं होता। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि है। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब है उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारी सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारी लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार करने की कोई निर्णय आएगा और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबकते कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या वाकई सरकार की मंशा ये है कि कम से कम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स पर जो चर्चा हो रही है, जो बवाल हो रहा है, वो दूर हो जाए और राहुल गांधी अपना बचाव करने लगे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पक्ष में जो है बयान करे, बातें करे, ताकि एप्स्टीन पर जो कम से कम बात ना हो। कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कह दिया कि भाई 14-15 मुलाकात हुई है, 60-62 ईमेल भेजे गए हैं। यहां तो ये कह रहे थे 4-5 बार मिले हैं। तो ये तो कुल मिलाकर के सही नहीं है। और हरदीप पुरी मिल रहे थे तो किस कैपेसिटी में मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे? असल जो मसला है वो एप्स्टीन फाइल्स का है और एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चा ना हो, बात ना हो, इसीलिए राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। क्या वाकई यही आरोप जो है वो सही है?
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।